डिस्कस कर रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एमसीक्यूज और इसके क्वेश्चंस भी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन से डिस्कस कर रही हूँ। तो यहाँ पे एंटीमनी क्या होता है, एंटीमनी कोई मेटल है या नॉन मेटल, तो ये चीज़ें तो मुझे थोड़ी बहुत याद ही होनी चाहिए, इसमें कुछ समझ की नहीं है। ये मेटलॉइड है, मेटलॉइड मतलब होता है जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की तरह बिहेव करता है। अच्छा, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल प्रोड्यूस हाइड्रोजन। कोल्ड वाटर के साथ हाइड्रोजन कौन प्रोड्यूस करेगा? कोल्ड वाटर के साथ वही रिएक्ट कर पाएगा जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और कौन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है? पोटेशियम। पोटेशियम और सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मैं रिएक्टिविटी सीरीज देखूंगी, बाकी ये सब तुम देख पता ही है लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। बॉन्ड प्रेजेंट इन क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है ना, तो नॉन मेटल्स में कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड में भी कौन सा वाला बता रहे हैं, ये सिंगल बॉन्ड हो या डबल हो बताना है। तो इस क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको सिर्फ एक ही चाहिए होता है अपनी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, तो फिर 1 ही होता है इसके पास। नेक्स्ट है कौन सी गैस लिबरेट होगी जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा जिंक पाउडर से? तो हाइड्रोजन। कभी भी एसिड मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होती है। फिर नेक्स्ट है एट एनटीपी। एनटी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे नॉन मेटल्स लिक्विड में कौन सा वाला मिलता है? ब्रोमीन। और अगर मेटल की बात पूछी जाएगी तो मरकरी है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन लेयर ऑन द सरफेस, इसको हम बोलते हैं एनोडाइजिंग। कभी कभी ना हम कुछ ऐसा होता है कि कुछ जैसे एल्यूमिनियम वगैरह है मेरा ख़राब कोरोड ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, तो इस पर मैं ऑक्सीजन की लेयर लगा देती हूँ। इस प्रोसेस को एनोडाइजिंग कहते हैं। फिर नेक्स्ट है इनमें से कौन सा मेटल है? तो सिलिकॉन, कार्बन, बोरॉन ये सब नॉन मेटल्स है, तो लिथियम ही है जो मेरा मेटल है। उसका डैश फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अभी कोल्ड डाइल्यूट के साथ भी तो वही करेगा जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो जिंक करेगा। नॉन मेटल कौन सा है इसमें से? फ्लोरीन है, क्योंकि ये सब मेटल्स हैं। हाइड्रोजन गैस कौन रिलीज करेगा? अभी पढ़ा, सोडियम या फिर पोटेशियम, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन में लिखा मेरे उसमें ऑप्शन में होगा तो मैं दोनों में से कोई भी मार्क कर दूंगी, या दोनों ही लिखे होंगे वहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल जो बैड कंडक्टर है वो लेड है, और नॉन मेटल जो गुड कंडक्टर है वो मेरा ग्रेफाइट है, कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन। एसिड से कौन डिस्प्लेस करेगा? दोनों कर देंगे, क्योंकि बाकी तो ये बहुत कम रिएक्टिव्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विद वाटर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर से में भी वही रिएक्ट करेंगे जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। तो सोडियम और कैल्शियम रिएक्टिव, इनकी रिएक्टिविटी सीरीज में अगर तुम देखोगे तो पोजीशन हाइयर है, तो यही मेरे ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे कर पाएंगे। जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होते हैं ना, फिर उनको हीट की ज़रूरत पड़ती है रिएक्शन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। अब इसमें से कौन डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा? कॉपर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से भी नीचे है, तो ये नहीं कर पाएगा। इसमें से कौन सा मेटल एक है? लिथियम। परसेंटेज ऑफ कॉपर इन ब्लिस्टर कॉपर, ये भी मुझे सिर्फ याद करना पड़ेगा, 98%। ब्लिस्टर कॉपर में 2% तो है, अभी 98 तो जब कॉपर है तो फिर 2% क्या होगा उसमें? अदर इम्प्योरिटीज़ होंगी। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर मेटल मेनली कंटेन्स, ये सब पहले आए थे अब नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे शायद ये एलॉय वाला कट गया है। ये करते केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर ग्लैंस। कॉपर ग्लैंस का फॉर्मूला बताना चाहिए, U2Cu2S है, सल्फर का है ये। द प्रोसेस ऑफ, ये रहने दो, बोर्ड का है वही पढ़ेंगे। रिवर्बरेटरी फर्नेस पे हम क्या यूज़ करते हैं? ये भी अब ख़त्म हो चुका है, कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फिर हम आते हैं इस पर आते हैं ब्रास। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ब्रास किसका है? एक एलॉय है ब्रास, है ना। उसके बाद फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट इन सॉलिड स्टेट। रूम टेम्परेचर में सॉलिड कौन सा नहीं होता? तो मैंने बताया था, अगर मेटल की बात आएगी तो मरकरी है, और नॉन मेटल की बात आएगी तो ब्रोमीन है, जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में। इसमें से कौन सा नॉन मेटल है? तो हमारा हीलियम नॉन मेटल है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 2 है और ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करता। वैसे ये नोबल गैस है, लेकिन यहाँ पर जब नॉन मेटल की बात करिए तो ये सब तो मेटल्स ही हुए। जो भी पॉजिटिव चार्ज कर रहा है वो मेटल ही होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से निकाल रहा है, इसका मतलब वो मेटल ही है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्साइड। देखो, ऑक्साइड बनाने के प्रोसेस में 2 टर्म्स यूज़ की जाती है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बना रहे हैं तो क्या बोलते हैं उसको? रोस्टिंग। और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर, देखो बोल रहा है लिमिटेड एयर मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस है या कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, तो कैल्सिनेशन प्रोसेस कहलाता है। 7 इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल्स के पास होते हैं। फिर अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। राइट द डेफिनेशन ऑफ मिनरल एंड ओर, पता होना चाहिए। मिनरल वो होता है जिसमें से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ओर मिनरल ही है, लेकिन जब हम मेटल को इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसी मिनरल को ओर कह देते हैं। इसका मतलब ये है कि सारे ओर्स मिनरल हैं पर सारे मिनरल्स ओर नहीं होते। फिर इनके बीच में डिफरेंस भी देख लेंगे, मैं फ़ोटो भेज दूंगी इसकी। ये डिफरेंस होगी। मिनरल क्या हो गया? एलिमेंट्री स्टेट हो गई या कंपाउंड हो गई, जिससे मैं मेटल को नेचर में देखती हूँ कि नेचर में मेटल इस फॉर्म में रहता है। और ओर क्या होती है? जिसमें से मेटल को मैं एक्सट्रैक्ट करके लाती हूँ इकोनॉमिकली, मतलब मुझे फ़ायदा होता है निकालने के बाद। 2 इंपॉर्टेंट कॉपर की, अभी हमने कॉपर ग्लांस भी देखा था, चाहे तो वही लिख देना। कॉपर ग्लांस क्या देखा था? Cu2S देखा था, है ना, यहाँ पे कहीं देखा था।
पर ग्लांस एक लिख देना Cu2S, क्योंकि तुमने भी पीछे याद किया है, और एक कोई और कर देना, रूबी कॉपर कर देना Cu2O। उसके बाद फिर नेक्स्ट बोर्ड में ये आया हुआ है वो राइट टू यूज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही तो मुझे पता चल पाता है कि कौन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है या लीस्ट रिएक्टिव है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ किस लिए हेल्प करती है? टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ मेटल, मुझे पता चल जाता है कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, और टू प्रिडिक्ट वेदर अ मेटल रिएक्ट विद एसिड और नॉट। और ये भी बता देता है कि ये मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा या नहीं। जैसे ये अब पूछ रहा है कि नेम द 3 मेटल्स टू बी रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। किसकी करते हैं हम? जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम करते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की, तो कॉपर है, सिल्वर है, टिन है, ये सब बहुत कम रिएक्टिव है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आया मेरा ये व्हाट इज एक्टिविटी सीरीज। तो अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, उसको बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज। जैसे मरकरी, जिंक, एल्यूमिनियम, एक पूरी सीरीज है, याद कर लोगे तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 मेटल्स के बीच में पूछी है तो इन्होंने इसकी बारे बता दिया। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्सप्लेन व्हाई कॉपर डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे होता है तो इसलिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, क्योंकि वो हाइड्रोजन से भी लीस्ट रिएक्टिव है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में भी वो कम रिएक्टिव है। फिर नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हाउ कैन वी डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ मेटल टू डिस्प्ले हाइड्रोजन। कैसे पता लगा पाते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर है वो आराम से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है एसिड्स में से। और दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहे हैं? व्हाट हैपन व्हेन कॉपर रॉड इज डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो जब मैं कॉपर रॉड को सिल्वर नाइट्रेट में करूँगी ना, तो सिल्वर और कॉपर दोनों ही कम रिएक्टिव है, लेकिन कॉपर सिल्वर से थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सिल्वर को डिस्प्लेस करके खुद आ जाएगा। तो इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। और देखो होगा क्या, सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस होता है और कॉपर नाइट्रेट ब्लू कलर का होता है, तो एकदम से सॉल्यूशन कलरलेस से कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है कि गिविंग केमिकल इक्वेशन एक्सट्रैक्शन। मुझे जिंक को एक्सट्रैक्ट करना है, तो जिंक को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ना पहले मैं जिंक ऑक्साइड बनाती हूँ। किसी भी चीज़ को मैं पहले ऑक्साइड बनाती हूँ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस बना रही हूँ तो इसको रोस्टिंग बोलूँगी। ऑक्साइड के बाद अब इस ऑक्साइड को मैं रिड्यूस कर देती हूँ। देखो कार्बन की पता है क्या आदत है, चाहे मैं कार्बन यूज़ कर सकती हूँ या कार्बन मोनोऑक्साइड भी यूज़ कर सकती हूँ या हाइड्रोजन यूज़ कर सकती हूँ। इन सब की एक ही आदत है, वो ऑक्सीजन को ले जाता है निकाल कर। तो ऑक्सीजन को निकाल के ले जाएगा तो मुझे जिंक मिल जाएगा, बाद में मैं जिंक को प्योरीफाई कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं एक्सट्रैक्शन कर सकती हूँ अपने मेटल्स का। फिर तुम्हें पता ही है 2 प्रोसेस होते हैं, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। मेटल्स मेलेबल होती हैं, मतलब मैं इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ, और डक्टाइल होती है, मैं इनको पायर्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ। फिर नेक्स्ट दे रखा है एक्सप्लेन केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। तो ये पॉसिबल है कि नहीं मुझे बताना है। अब कहाँ Hg तो हाइड्रोजन से भी नीचे है ना रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा हाइड्रोजन को, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और ये अभी हमने देखी थी, ये पॉसिबल है। उसके बाद ये व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब भी कोई भी कंपाउंड रिएक्शन करता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। देखो यहाँ पे सोडियम के पास ना आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन को एक चाहिए, तो सोडियम कहेगा चलो मैं आपको एक दे देता हूँ अपना इलेक्ट्रॉन, तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये पॉजिटिव बन गया, और क्लोरीन ने क्योंकि लिया तो नेगेटिव बन गया। तो इनके बीच में आयंस फॉर्म हुए, इसलिए जो बॉन्ड बनाएगा इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, और इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं 4-5, वो मुझे पढ़नी पड़ती है, कई बार क्वेश्चन में आती है। जैसे कि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं, इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते सॉलिड स्टेट में। अगर मैं चाहती हूँ कि ये मेरी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें तो मुझे 2 काम करने पड़ेंगे, या तो इनको पानी में डिजोल्व करना पड़ेगा जिसको बोलूँगी एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, या फिर मुझे इनको बहुत हाई हीट देनी पड़ेगी जिसको मैं बोलूँगी कि हाई टेम्परेचर की वजह से जब बॉन्ड्स टूट जाएंगे तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो आयनिक कंपाउंड्स मोल्टन और एक्वस स्टेज में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सॉलिड में नहीं करते। तो ये 2-4 इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मुझे पता होनी चाहिए। अच्छा ये भी प्रोसेस है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। अभी मैंने बताया अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैं बर्न करती हूँ तो मैं रोस्टिंग कहती हूँ, और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में बर्न करती हूँ तो मैं इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन बोलती हूँ। अब यहाँ पे ना कुछ टर्म्स हैं मेटलर्जी में, जैसे फ्लक्स, स्लैग, है ना, ये सब मुझे पता होना चाहिए। देखो मेरे पास है एक मिनरल, या मैं बोलूँ ओर, उस ओर के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी है और मेरा मेटल भी है। तो मैंने सपोज़ बाहर से कोई केमिकल सब्सटेंस डाला जो मेरी इम्प्योरिटीज़ के साथ रिएक्ट करके अलग हो जाएगा, तो जो मैं केमिकल सब्सटेंस बाहर से डालती हूँ उसको बोलती हूँ फ्लक्स। और जब वो इम्प्योरिटीज़ के साथ ज्वाइन होकर बाहर निकल जाता है तो मैं उसको बोलती हूँ स्लैग, और मुझे मेरा मेटल मिल जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्मेल्टिंग।
क्या बोला मैंने कि एक मैंने कोई भी मेरी ओर है उसमें इम्प्योरिटीज़ है, उस इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए जो मैं बाहर से केमिकल सब्सटेंस यूज़ करती हूँ उसको बोलती हूँ फ्लक्स। वो फ्लक्स जब इम्प्योरिटीज़ से रिएक्ट कर जाता है तो वो बन जाता है स्लैग और अलग हो जाता है, और मेरे बाद में मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम स्मेल्टिंग बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर हम इन उसमें यूज़ करते हैं जो थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं, या मुझे जो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में चाहिए होती है, जैसे कॉपर वायर है ना, मुझे एकदम प्योर फॉर्म में चाहिए तो मैं उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करती हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। यहाँ पे हमेशा याद रखना कि जो इस भी चीज़ को मुझे प्योरीफाई करना होता है मैं उसको एनोड बनाती हूँ। एनोड क्या है मेरा? एनोड है मेरा इम्प्योर मेटल जो मैं एक्सट्रैक्ट करके लाई हूँ, और कैथोड में बनाती हूँ बिल्कुल पतली सी स्ट्रिप प्योर कॉपर की। ठीक है, अब क्या होगा, धीरे धीरे एनोड से कॉपर निकलेगा और कैथोड पे जाके चिपकने लगेगा। देखो क्या होने लगेगा कि यहाँ पे एनोड से निकला कॉपर, Cu2+ बना, और ये कॉपर कहाँ जाके कैथोड पे जाके चिपकने लगा, है ना। तो धीरे धीरे एनोड तो मेरी डिज़ोल्व होने लगेगी और कैथोड का साइज़ मेरा बढ़ने लगेगा, और मुझे यहाँ पे प्योर फॉर्म मिलती जाएगी, और जो मेरी इम्प्योरिटीज़ होगी वो नीचे बैठ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है। एक तो मुझे ये डायग्राम बनाना होगा, दूसरा मुझे ये 2 रिएक्शंस लिखनी होंगी, और हम धीरे धीरे करके बताते जाएंगे कि एनोड मेरा डिज़ोल्व होता जाएगा और मेरा कैथोड की साइज़ बढ़ता चला जाएगा, और मुझे प्योर कॉपर मिलता चला जाएगा कैथोड में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एक तो मुझे ये पता होना चाहिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, कई बार पूछे गए हैं। देखो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक इन नेचर, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स को मैं बोलती हूँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसमें 2 एग्जाम्पल्स आते हैं, जिंक के ऑक्साइड्स और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड। देखो जिंक ऑक्साइड HCl से भी रिएक्ट कर रहा है ना, और बेस से भी रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और हो सके तो ये रिएक्शन ज़रूर रट लेना। बाकी तो इसमें यही सब इम्पॉर्टेंट है। एक ये वाला मेटल और नॉन मेटल की मतलब प्रॉपर्टीज़ वाला ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें दोनों में फ़र्क पता है। देखो कैल्सिनेशन रोस्टिंग कई बार ही आया है, तो ये चीज़ एकदम क्लियर कर लेना कि क्या है कैल्सिनेशन रोस्टिंग, बस इसकी डेफिनेशन मुझे याद होनी चाहिए। बाकी इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर में कार्बोनेट्स कंपाउंड का दूसरा वीडियो बनाकर भेज रही हूँ।